हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैल्वुलर हार्ट डिसीजेस। वैल्वुलर हार्ट डिसीजेस क्या होता है? ये है एक टाइप ऑफ हार्ट डिसीज वेयर द वैल्व्स ऑफ द हार्ट आर अफेक्टेड। तो हम देखें तो कितने वैल्व्स हैं? लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का है, ट्राइकास्पिड्स है, बाइकास्पिड है, पल्मोनरी वेल्व्स है, आयोटिक वेल्व्स है। और मेनली हमें देखा तो नॉर्मल यूजेज में या मोस्ट कॉमनली अकरिंग तो लेफ़्ट वाले वेल्व्स का होता है, मतलब बाइकास्पिड वेल्व्स का और आयोटिक वेल्व्स का होता है। बाइकास्पिड वेल्व्स को हम क्या बोलते हैं? माइट्रल वेल्व्स और आयोटिक वेल्व्स। और राइट का वेल्व्स का भी होता है पर बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, और वो है पल्मोनरी वेल्व और ट्राइकास्पिड वेल्व। और जो भी होता है दो कंडीशन में होता है। यह होता है या तो स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है रास्ता, और या तो रिगर्जिटेशन, मतलब पीछे तरफ के आ जाता है, वो रिगर्जिटेशन बोलते हैं। और हर वेल्व का यही दो कंडीशंस होता है। ट्राइकास्पिड वेल्व में भी स्टेनोसिस होता है और रिगर्जिटेशन, ऐसे ही पल्मोनरी वेल्व्स का भी स्टेनोसिस होता है और रिगर्जिटेशन होता है। और माइट्रल, आयोटिक सबका यही है कि स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन, ये है वैल्वुलर हार्ट डिसीजेस नॉर्मली देखा तो। अब हम लेफ़्ट साइडेड में मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये लेफ़्ट साइडेड में हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। पहले आता है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस मतलब क्या होता है? माइट्रल वाल्व का स्टेनोस हो जाता है, मतलब रास्ता छोटा हो जाता है। वो मतलब ये है हमारी लेफ़्ट एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, ऐसा सोचा तो ये है हमारी माइट्रल वेल्व। ये माइट्रल वेल्व से क्या होता है? ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है, पर स्टेनोसिस में ऐसे हो जाता है कि ये रास्ता बहुत छोटा हो जाता है और ये ब्लड बहुत कम आता है, मतलब ब्लड फ्लो जहाँ लेफ्ट एट्रियल से वेंट्रिकुलर तक जाना चाहिए था वो बहुत कम हो जाता है। और इसका कॉज होता है मेनली रूमेटिक फीवर। इसमें इन्फेक्शन कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, ये इन्फ्लेम हो जाएगा और रास्ता आने का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और ब्लड बहुत कम आएगा। ये है माइट्रल स्टेनोसिस। और नेक्स्ट आएगा माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है? माइट्रल वाल्व का जो हो ना, उससे एक्चुअली एक साइड का काम होता है, जहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आना चाहिए। रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो हो जाता है, मतलब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस हो जाता है ना, ये माइट्रल वाल्व क्लोज होना चाहिए और आयोटिक वाल्व खुला होना चाहिए, तो ब्लड डायरेक्ट आयोटिक वाल्व से आयोटा में जाता है। पर इधर ये ऐसा हो जाता है कि ये माइट्रल वाल्व की डिफ़ॉल्ट की वजह से ना, ये ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में चले जाता है, उसको बोलता है माइट्रल रिगर्जिटेशन। उसका दो कॉज होता है। पहला कॉज ये है कि डायलेटेड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ा होने की वजह से ये जो वेल्व्स है ना, वो जो ऐसे ऐसे होना चाहिए ताकि वो क्लोज़ हो जाए, वो डायलेट होके बहुत दूर हो जाएगा। तो वो कितना भी ट्राई करे वो दोनों क्लोज ही नहीं होता, क्योंकि डायलेट हो गए ना तो बीच में गैप पड़ जाता है। तो पहला कॉज है कि डायलेटेड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये किस चीज़ में कब होता है? ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में होता है। और सेकेंड होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें ऐसा होता है कि वो जो मसल है ना हार्ट का, वो खुद मायोपैथी की वजह से वो डायलेट हो जाता है, चाहे वो वेंट्रिकल डायलेट हो जाए, मसल डायलेट हो जाए, जो भी हो जाए, ये डायलेट होकर दूर तो हो ही जाएगा ना। तो ये दो कॉजेस है इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेशन की वजह से माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होने का। और दूसरा देखते हैं हम, ये माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन इसलिए हो रहा है कि ये जो वाल्व है ना वो पीछे की तरफ चली गई, मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो जो ऐसा होना चाहिए वो प्रोलैप्स हो गए, मतलब ऐसे ऐसे आके क्लोज होना चाहिए था, पर ये वाल्व ना प्रोलैप्स हो गए मतलब पीछे चली गए, पूरा उस साइड की तरफ पीछे चली गए। तो
ये क्लोज नहीं होता है और ये रिगर्जिटेट होने आ रहा है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो गए और इसलिए ये प्रोलैप्स किस में देखने को मिलता है, और मॉर्फन सिंड्रोम या एनी कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर्स हो उसमें ऐसे दिखता है कि ये वाल्व अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, ये तो प्रोलैप्स हो गए क्योंकि वीक हो गए। तब या तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ये हो जाता है कि पूरा माइट्रल वाल्व भी डैमेज हो जाता है, तो वीक हो जाता है, वो जितना पीछे जाना है उससे भी पीछे अंदर चले जाके ये ओपन हो जाता है। ये दो कंडीशंस में हमको माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन मिलता है। और अब देखते हैं आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस क्या होता है? आयोटिक वाल्व का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है, उसको बोलता है आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस ये रास्ता बहुत कम हो जाने का क्या कॉज होगा? वो है पहला तो दो टाइप ऑफ कॉजेस होता है, लेस देन 70 ईयर्स का एक कॉज, ग्रेटर देन 70 ईयर्स का एक कॉज। लेस देन 70 ईयर्स का बाइकास्पेड वाल्व जो भी होता है उसका कुछ कॉज हो सकता है, और ग्रेटर देन 70 ईयर्स का डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ये वेर एंड टेयर जैसे कि हमारी जॉइंट्स वगैरह होता है वैसे ही बहुत साल से ये जो काम चलते हैं ना उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू का वेर एंड टेयर हो जाता है और डिस्ट्रॉफिक वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और हार्डन बन जाता है और वो रास्ता छोटा रह जाता है। यह ऐसे भी हो सकता है कुछ सिरोसिस हो गया या फाइब्रोसिस हो गया, कुछ भी हो जाए। इसमें क्या होता है एक्चुअली लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जाता है, पर ये रास्ता बहुत कम होने की वजह से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बहुत ही कम जाता है आयोटा में, ताकि बहुत ही कम बाहर निकलता है। इसका मतलब ये होता है आयोटिक स्टेनोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। और नेक्स्ट बारी आता है आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन में ऐसा होता है कि जो ब्लड फ्लो ना लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाना चाहिए वो ना फिर जब आयोटिक वाल्व सिस्टोल से डायस्टोल हो जाए, सॉरी वेंट्रिकल सिस्टोल से डायस्टोल हो जाए, वो एक्चुअली ब्लड को इधर ही रोकना चाहिए था, पर रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो हो जाता है जहाँ कहाँ आयोटा से वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकलर में वो ब्लड बैक फ्लो हो जाता है। उसके बाद ये भी सेम है, दो कॉजेस जैसे कि हम माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखा, जैसे कि आयोटिक रिगर्जिटेशन पहले है कि वो डायलेट हो गए, डायलेटेड आयोटा। आयोटा मतलब क्या होता है? वो आर्टरी है, आर्टरी का डायलेट हो गया, इसका मतलब क्या है? एन्यूरिज्म है। इसको क्या बोलते हैं हम? एसेंडिक आयोटिक एन्यूरिज्म। या तो आयोटिक इन्फ्लामेशन हो गए, या तो आर्थराइटिस, टाकायासु, ऐसे कोई जो भी सिंड्रोम्स होते हैं ना उसकी वजह से ये डायलेशन हो गया होगा, और ये वेजल डायलेट हो गए तो वेजल बड़ा हो गए को वेजल की जो जुड़ा हुआ वेल्व से बहुत दूर हो गए, इसकी वजह से वो क्लोज ही नहीं हो पा रहे और पीछे आ रहा है ब्लड। ये एक कॉज है। और दूसरा कॉज है प्रोलैप्स। इसमें भी प्रोलैप्स होता है क्योंकि ये आयोटिक वाल्व जो भी है वो डैमेज हो गया है। ये डैमेज ना कभी कभी हो सकता है कि कोई भी हम जो भी डायसेक्शन वगैरह करते हैं ना वो उसका साइट जो हम डायसेक्शन करते हैं वो आयोटिक डायसेक्शन का बहुत नज़दीक हो, फिर ऐसे ही वो सर्जरी में साथ में ये भी डैमेज हो सकता है और प्रोलैप्स हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो ये दो कॉजेस है आयोटिक रिगर्जिटेशन का। और ये पहले जो बोला ना कॉज रोमैटिक फीवर, ये रोमैटिक फीवर का हमने थोड़ा देखा, तो रोमैटिक फीवर होता क्या है? रोमैटिक फीवर ये होता है कि ये एक फेरिंक्स का इन्फेक्शन है। वो किस चीज़ का होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से होता है। और ये जो हुआ ना इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? जो भी इन्फेक्शन हो जाए प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेंगे, पर ना ये होता है कि ये एंटीबॉडीज़ जो भी होता है ये थोड़ा इनहिबिट कर देता है ये बैक्टीरिया को, फिर भी जो बाकी जो एंटीबॉडीज़ होता है ना वो क्या उसकी मतलब सेल्फ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन के हमारी खुद की हार्ट वेल्स या कोई और बोन्स का सेल्स या जो भी हो उसको भी अफेक्ट कर देता है। उसकी वजह से हार्ट वेल्व अफेक्ट हो जाता है, मेनली माइट्रल वेल्व जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, फिर माइट्रल वेल्व के बाद आयोटिक वेल्व का प्रायोरिटी आता है, ये दोनों बहुत ही अफेक्ट हो जाएगा, फिर इसलिए इट्स टू रोमैटिक हार्ट डिसीज़। ये होता है रोमैटिक फीवर की वजह से जो हुआ। और नेक्स्ट
एक एक चीज़ का जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो देखते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये पहले माइट्रल स्टेनोसिस में हमको क्या देख रहे हैं, ये ना इधर स्टेनोस होने की वजह से ये जो लेफ्ट एट्रियल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो भी ब्लड आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो पूरा ब्लड ना इधर ही लेफ्ट एट्रियल में ही रह जा रही है क्योंकि पूरा आ नहीं पा रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल तक। तो अब क्या होगा, जो भी लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो होता है ना वो बढ़ जाता है। उसके वो बढ़ने की वजह से वो पीछे की तरफ हम जाए तो नॉर्मली कहाँ से आता है लेफ्ट एरिया में ब्लड, पल्मोनरी वेजल से। वो पल्मोनरी जो भी वेन्स है ना, वो पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आता है, लंग्स। तो पल्मोनरी कैपिलरीज में जो वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेजेस में प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रेशर जो क्रिएट हो गए ना, तो उसकी वजह से हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, फिर वो होने की वजह से डिस्निया, ऑर्थोपनिया या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये जो भी होता है वो सब देखने को मिलता है। और एक तरफ ये है कि बैक प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं और ये सब हुआ था। और एक ये है कि जहाँ लेफ्ट में एट्रियल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट एट्रियम का डायलेशन हो जाएगा। तो वो डायलेशन होने की वजह से वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है जब हम देखें तो। इट डजंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्लॉट्स आर फॉर्म्ड। लाइक इधर से तो जो आना चाहिए ब्लड वो नहीं आ रही है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे और पूरा ब्लड नहीं आ रहे, तो ब्लड इधर इकट्ठा होते जा रहे हैं। वो जो इकट्ठा हो गए ना ब्लड, वो क्लॉट्स फॉर्म कर देंगी। और ये जो बने हुए क्लॉट्स है ना, अभी ना आए तो बाद में तो आएगा ना सर्कुलेशन में, जब आएगा ना एम्बोलाई फॉर्म हो जाएगा, और जो एम्बोलाई फॉर्म हो जाएगा वो सारी सर्कुलेटरी में जाएगा, सर्कुलेशन पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहीं पे भी जाके वो एम्बोलिज्म फॉर्म कर देगा। वो अच्छा है वो ब्रेन में एम्बोलाई फॉर्म हो जाए तो स्ट्रोक हो जाएगा, और लेग में हो जाए तो लिम्ब इस्चीमिया हो जाएगा, और कई गांठ में चली गए तो मेसेंट्रिक इस्चीमिया हो गया। ये सब होगा अगर हमारी माइट्रल स्टेनोसिस हुआ तो। और नेक्स्ट देखते हैं हम माइट्रल रिगर्जिटेशन। माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है, इधर भी सेम है। इधर भी मतलब ये सारे जो हो गया और इधर से रिटर्न हो रहे हैं ना, मतलब माइट्रल रिगर्जिटेशन, इधर माइट्रल वाल्व से जहाँ इधर से इधर आना है वो इधर से इधर जा रहा है ब्लड, तो फिर से रिवर्स फ्लो ही हो गया ना। इधर तो आ नहीं रहे हैं पर इधर तो जो आया फिर भी वो भी पीछे ही जा रहे हैं, तो सेम ही होगा ना बैकअप प्रोसेस का। मतलब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी में प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी एडिमा होगा तो डिस्निया, ऑर्थोपनिया, वो सब हो जाएगा फिर से, जैसे कि अब वो डिस्कस किया। और इसके साथ साथ क्या होता है, और क्रोनिक है तो ये थोड़ा बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाता है कि थोड़ा भेजूँ थोड़ा ना भेजूँ, तो उसके वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट या कोई और रास्ता देख लेता है कि क्रोनिक हो गए। तो अगर वो एक्यूट है तो सडनली हो जाएगा ना, सडनली हो जाएगा तो इधर क्या हो रहे हैं, हमें ये जो ब्लड इधर से इधर जाना है वो थोड़ा आधा इधर ही जा रहा है। मतलब जो भी एट्रियल आयोटा से बाहर आके हमारी पूरा बॉडी में जाना चाहिए, मतलब कार्डियक आउटपुट जो भी होता है वो बहुत ही कम हो रही है। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो भी ब्लड जाना चाहिए वो बहुत कम हो गया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, तो फिर क्या होगा, सारे आउटपुट कम हो गए तो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया बॉडी। ये होता है माइट्रल रिगर्जिटेशन का कॉम्प्लिकेशन। और नेक्स्ट देखते हैं आयोटिक स्टेनोसिस का क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। आयोटिक स्टेनोसिस का भी यही सीन है कि वो
पूरा ब्लड बैक हो रहा है। देख आयोटिक स्टेनोसिस हो गया है ना, तो आयोटिक स्टेनोसिस में क्या हो रहा है, इधर से इधर हम देखे थे, अब इधर से देखते हैं, ये आयोटा है, ये रास्ता स्टेनोज हो गए, तो ब्लड इधर से जो जाना चाहिए वो नहीं जा रही है, तो इधर से ब्लड जो है वो इकट्ठा होते जा रहे हैं, और इकट्ठा होने से इधर से ब्लड इधर भी रह गया, और इधर ये वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, आयोटिक प्रेशर बढ़ गया, पीछे पीछे जाए तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, और इडिमा होके सेमी बैकअप फ्लो कर हमारी डिस्निया, ऑर्थोपनिया और नॉक्टर्नल डिस्निया जो भी देखे हैं वो सब रिपीट हो जाएगा फिर से इसमें भी। और इसके साथ साथ आयोटिक स्टेनोसिस में जो होता है वो क्या है, ये जो आयोटा की वजह से ना, ये आयोटा से ही बाहर जाता है और कार्डियक आउटपुट बनता है, और ये इधर ही अब बाहर नहीं आ रही है, मतलब कार्डियक आउटपुट बहुत ही कम हो गया। तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया मतलब क्या होता है, सिस्टमिक परफ्यूजन कम हो गया। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, पल्सस पार्वस टॉरस, मतलब बहुत ही स्लो डायलेटेड और बहुत ही कम पल्स आ रहे हैं हमें। और क्या होता है, ब्रेन का इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन में ब्लड नहीं गए तो क्या हो जाएगा, सिंकोप। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इश्कीमिया हो जाएगा। इश्कीमिया मतलब खुद की हार्ट का ब्लड वेजल्स का इश्कीमिया हो गया है तो क्या होगा, एंजाइना हो जाएगा। और ये आयोटिक स्टेनोसिस का कॉम्प्लिकेशन। और ये जो होते जाएगा ना, तो ये इधर ही ब्लड फ्लो बढ़ते जाएगा, मतलब जो भी बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, तो बार बार होने की वजह से ना ये क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा डायलेट हो जाता है, और लास्ट में हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और हाइपरट्रोफी। और नेक्स्ट देखते हैं आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन क्या होता है, ये भी माइट्रल रिगर्जिटेशन के जैसे ही होता है, और वो जो प्रोसेस बैकअप का जो होता है वो होता है, बट ये क्या है, ब्लड एक्यूमुलेशन माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हुआ, पूरा लेफ्ट आयोटा में जमा होगा, और इधर कहाँ होगा, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जमा हो जाएगा। और इसकी वजह से ना हमको ये सिस्टोल और डायस्टोल में चेंजेस ऐसे देखने को मिलेगा पल्स का। देख पहले जो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में इकट्ठा हो गए ना सारे ब्लड, सो वो एक ही बार ना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में था वो कलेक्ट हो जाता है, और एक ही बार जो भी कलेक्ट हो गया है ना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, एकदम से प्रीलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्रीलोड की वजह से हमको बाउंडिंग पल्स देखने को मिलता है। और डायस्टोल में क्या होगा, इतना सारा एक ही बार बाउंडिंग पल्स हो गया ना, और ये रिगर्जिटेट होने की वजह से ना वो हमारी ये जो क्लोज वाल क्लोज होगी, ये ब्लड जो आता है वो बहुत डायस्टोल का साउंड निकालते हैं, पर ये वाल्व ना वो रिगर्जिटेट मतलब पीछे की वजह से जाने की वजह से वो साउंड ना इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सिस्टोलिक साउंड आने के बाद पूरा सीधा बहुत कम साउंड आता है डायस्टोल का। तब हम वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, तो इसको ही बोलते हैं हम वाटर हैमर पल्स। ये होता है आयोटिक रिगर्जिटेशन में। और इतना क्लियरली भी नहीं, नॉर्मली मैं मार्मर्स का इधर दिखा रही हूँ पर इतना क्लियर नहीं है। एक बार आप जाओ और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया ना वो जाके एक बार पढ़ो, फिर ही आपको समझ में आएगा। ये बस मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से कवर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने में, पर ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो एक बार अच्छे से बुक खोल के पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। ये तो बस डिस्कस कर रही हूँ मैं ऊपर ऊपर से, तो ना ये समझ लो, पर आपको अच्छे से जानना है तो बुक खोल के ना ईज़िली पढ़ सकते हो ये वीडियो देखने के बाद आपको। तो ये होता है मर्मर्स। मर्मर्स में दो टाइप ऑफ मर्मर्स होता है, सिस्टोलिक मर्मर्स और डायस्टोलिक मर्मर्स। और इस बारे में देखा तो हमको क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो
वो कैसे रेडिएट्स टू कैरोटिड्स को मिला तो वो आयोटिक स्टेनोसिस है, और होलो सिस्टोलिक मर्मर मिला और ये रेडिएट्स जो एक्सिला है तो वो माइट्रल रिगर्जिटेशन, और डिक्रेसेंडो मिला तो वो आयोटिक रिगर्जिटेशन है, और ओपनिंग स्नैप विथ रंबल मिला तो वो माइट्रल स्टेनोसिस है। मैं बस मेंशन कर रही हूँ कि इसमें कौन सा मर्मर आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो मर्मर्स का हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। और ये भी आप लोग देख लेना पहले पढ़ के, टेक्स्ट बुक में तो इजीली दिखा हुआ है। और कार्डिया कैथेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हम रिमाटिक का पहले किया ना, उसका कॉम्प्लिकेशंस बाकी और भी देख लिया होता है। इसका एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, और ये हमको रोमैटिक फीवर का आपको कन्फर्म करना है तो ये जोन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया होता है। ये जोन्स क्राइटेरिया का कोई भी एक सिम्टम और ये माइनर क्राइटेरिया का कोई भी दो, माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है, फीवर, ESR, PR इंटरवल बड़ा होना और पॉलीआर्थराइटिस, इन चारों में से कोई दो, और जोन्स में तो कोई एक। जोन्स में क्या होता है, जॉइंट्स का होता है और नोड्यूल्स का होता है, हार्ट का होता है और एरिथमा का होता है, और लास्टली क्या होता है, ब्रेन का होता है। और मैंने इधर मेंशन किया ही होगा, 1 मिनट दिखाती हूँ, मैंने बोला नहीं पहले। ये हाँ इधर वो एंटीबॉडीज़ के वजह से जॉइंट्स अफेक्ट होता है, और हार्ट का वेल्स मोस्टली माइट्रल, उसके बाद आयोटिक वेल्स अफेक्ट होता है, फिर नोड्यूल्स, एरिथमा नोडोजम भी बोलते हैं उसको, और स्किन में एरिथमा मार्जिनेटम हो जाता है, और लास्ट में नर्व्स का अफेक्ट हो जाता है, उसमें कोरिया हो जाता है। सडन हम कोरिया बोलते हैं, और कोरिया मतलब वो इनवॉलेंट्री डांसिंग मूवमेंट्स की वजह से डांस जैसे लगने लगता है, ऐसा उसको कोरिया बोलते हैं। और ये RH भी हम कंफर्म करके सिम्टम्स, ये जोन्स और माइनर मेजर क्राइटेरिया, और RH एंटीबॉडीज़ का हम करवा सकते हैं, एंटी-SO एंटीबॉडीज़, और स्ट्रेप्टोकोकस का हम करवा सकते हैं टेस्ट। वो दो कंफर्म करके फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम। ट्रीटमेंट में आ गए तो मेजर जो भी होता है वो ना मैनेज हार्ट फेलियर का, जो भी अभी हुआ है वो हार्ट फेलियर का सिम्टम्स हो जाएगा, तो वो जो सारे हार्ट फेलियर का सिम्टम्स को मैनेज करेंगे। फिर सर्जिकल में आ गए तो ये आयोटिक स्टेनोसिस में तो SAVR हो जाएगा, क्योंकि सीवियर हुआ या सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं या कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हम SAVR करना पड़ेगा। और ये आयोटिक रिगर्जिटेशन में भी वही करना पड़ेगा। और माइट्रल स्टेनोसिस में ना मेलोन वाल्वुलर प्लास्टिक करके आता है, वो करना पड़ेगा उसका ट्रीटमेंट, और इसमें एंटीकोगुलेंट वारफरिन देना पड़ेगा। माइट्रल रिगर्जिटेशन में माइट्रल वाल्व का रिपेयर और रिप्लेस करना पड़ेगा, वो एक्यूट है तो, क्योंकि एक्यूट में बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो जल्दी से जल्दी जो भी रिपेयर होगा वो करना ही पड़ेगा हमको। रोमैटिक फीवर है तो पेनिसिलिन दे सकते हैं। और प्रोस्थेटिक वाल्व का डिस्फंक्शन भी हो सकता है। ये प्रोस्थेटिक वाल्व्स ना 2 तरह के होता है, मैकेनिकल और बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल का क्या होता है कि वो ना थ्रोम्बोजन को बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देता है, इसकी वजह से ना एंटीकोगुलेंट्स हमको लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ता है। और इसमें मैक्सिमम ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है, एन्युलर रिंग का डैमेज हो जाता है। ये एन्युलर रिंग का डैमेज की वजह से ना ये पैरावैल्वुलर लीक हो जाता है, वो जो साइड्स में जो जहाँ से रिप्लेस किया ना उधर से वो वीक होके उधर से लीक होने लगता है। और उसको हमने ECG में देख सकते हैं, कोई न्यू मर्मर्स आ रहे हैं या एनीमिया है या तो एक्यूट हार्ट फेलियर है, ऐसे कोई सिम्टम्स मिले तो तब हम देख सकते हैं कि कोई प्रोस्थेटिक वाल्व में तो डैमेज नहीं है ना, ऐसा। और बायोप्रोस्थेटिक वाल्व ना ये तो बहुत ही फास्ट रिप हो जाता है, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है, और ट्रांसवैल्वुलर रिगर्जिटेशन आजू बाजू में से जो भी हो जाए वो रिवर्स वीक हो जाएगा और रिगर्जिटेशन होना ईजी चालू हो जाएगा। और इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, तो मैक्सिमम यही यूज़ करता है। पर ये सब देखना पड़ता है, अगर कोई हमको ये सब मिला तो एक बार चेक कर लेंगे कि प्रोस्थेटिक वाल्व में कोई डैमेज तो नहीं है ना, ऐसा। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी मैंने दिया।
पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जो भी कन्फर्म क्लियरली एग्ज़ाम के लिए वगैरह चाहिए तो आपको एक बार बुक रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये तो ऊपर ऊपर का जो मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कर लिया है। तो थैंक यू। आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक चाहिए वो बोल सकते